हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय का हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, उसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम था संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। और उससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि जो संश्लेषित रेशे उनके कितने प्रकार होते हैं या रेशों के सामान्यतः कितने प्रकार हम इसको बांट सकते हैं, जिसमें हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा अच्छे से, रेयॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिलीन या डेक्रोन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है टेरिलीन या डेक्रोन। तो ये भी एक संश्लेषित रेशा है, तो उसके बारे में भी आपका जो सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भी टेरिलीन और डेक्रोन जो है इसका दूसरा नाम है, उसका निर्माण हम प्रयोगशाला में किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये हमें जानने की अति आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहले निर्माण के द्वारा इसको हम देख सकते हैं, निर्माण की विधि। तो टेरिलीन का निर्माण है वो प्रयोगशाला में किस प्रकार करते हैं, उसका निर्माण की विधि क्या क्या होती है। अब जब इसका निर्माण किया जाता है तो हमें टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल टेरेथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से, वो चीज के संघनन से किसका निर्माण होता है, टेरिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि भाई टेरेथेलिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है और एथिलीन ग्लाइकोल है उसका सूत्र क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई टेरेथेलिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं COOH, ये सूत्र है टेरेथेलिक अम्ल का। उसके बाद में एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका सूत्र क्या होता है, उसको यदि हम सूत्र के रूप में लिखे तो सूत्र होता है CH2OH। ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये क्या है, टेरेथेलिक अम्ल। जब इनका क्या करते हैं, संघनन करते हैं, इसको मिलाते हैं, और संघनन करने या उसको मिलाने से किसका निर्माण होता है, जल के अणु, वही जल के अणु निकलेंगे और टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। टेरिलीन या डेक्रोन का जो है वो निर्माण होता है और जल के अणु है वो बाहर निकलते हैं। अब हमने जैसे पिछले में पढ़ा था, ये तो हमने सूत्र के द्वारा इनकी अनेक इकाइयां मिलती हैं और तब जाके डेक्रोन या टेरिलीन बनता है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं या इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने इस OH और COO, इस COOH को ऐसे लिख लिया। उसके बाद में ये जो रिंग है वो हमने यहाँ पे लगा दी, फिर हमने COO और इधर क्या लिख दिया, OH। इसका मतलब ये अनेक इकाई होगी किसकी, टेरेथेलिक अम्ल की। उसके पश्चात जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसको भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं NOH। उसके बाद में CH2OH। अब इसका हमने क्या कर दिया, संघनन। अब जब संघनन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, टेरिलीन या जो डेक्रोन है उसका निर्माण जो है वो प्रयोगशाला में किया जा सकता है। अब कैसे करते हैं उसके बारे में हमें देखना है। अब हमने देखो इधर से OH का अणु निकालना है, ठीक है, और इधर से भी OH का अणु निकालना है, और ये जो है उससे H का अणु, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको +NHO लिख सकते हैं। OH ऐसे लिख दो या HO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। इधर से हमें क्या निकालना है, H निकालना है, और इधर से भी हमें क्या निकालना है, H का जो एक परमाणु उसको बाहर करना है। अब देखो जब इसको बाहर करते हैं तो नीचे क्या बनेगा, ये हमने बाहर निकाल दिया, ये हमने बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया और ये बाहर निकाल दिया। तो क्या बनेगा, इसको जोड़ते चलो,
C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH2, O, और फिर से ये बंद, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे N। ये हमारे पास जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रोन। इसका नाम क्या होगा, टेरिलीन या डेक्रोन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीईटी। पीईटी क्या कह सकते हैं, पीईटी। तो इसको नाम क्या होगा, पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट। पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट बहुलक। पीईटी का पूरा नाम क्या होता है, पोली, ई का मतलब एथिलीन और टी का मतलब टेरेथिलेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट बहुलक। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, जब तो हम लिख सकते हैं NH2। क्या लिख सकते हैं, NH2। तो इस प्रकार हम प्रयोगशाला में टेरिलीन या डेक्रोन और इसे पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट जो है वो बहुलक, उसके नाम से इसको जान सकते हैं। तो अब हमने इसमें ये पढ़ा कि टेरिलीन या डेक्रोन या पीईटी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टेरेथिलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है ये, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सूत्र होता है ये। इसका जब संघनन किया जाता है तो टेरिलीन या डेक्रोन है उसका निर्माण होता है। तो इसको हमने इस प्रकार निर्माण किया, वो अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसका, टेरेथिलेट, पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट, टेरिलीन या जो डेक्रोन है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। और ये सामान्यतः क्या होता है, पॉलिस्टर होता है, एक पॉलिस्टर प्रकृति का होता है, पॉलिस्टर इसको हम कह सकते हैं। अब बात आती है इनके उपयोग की, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अगला हमारा इसके अंदर पॉइंट रहने वाला है, पीईटी जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पीईटी का यूजेज, पीईटी का उपयोग, टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग, पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसका उपयोग अभी हमने पढ़ा, ये एक प्रमुख पॉलिस्टर है, क्या एक पॉलिस्टर का एक प्रकार है, और इसका उपयोग जो है वो बोतल है, बर्तन है, फिल्म, तार, बोतल, बर्तन, फिल्म, तार हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो बोतल उसके निर्माण में हम कर सकते हैं, बर्तन है उसके निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, फिल्म उसके निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, और चुंबकीय जो तार है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और खासकर जैसे बेल्ट होते हैं, चुंबकीय टेप होती है, बेल्ट, चुंबकीय टेप, उसके निर्माण में भी हम इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और कई जगह जो नावों की पाल होती है, नाव की पाल में, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो एक नाम आया फिल्म, ये फिल्म है, तो वैसे वो पिक्चर हम जो देखते हैं वो फिल्म नहीं है, तो ये फिल्म है। जैसे हमने कैमरा देखा है, तो कैमरे का जो रोल आता है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कैमरे का जो रोल आता है, या जो हमारा एक्सरे जो आता है उसकी जो फिल्म होती है, या एक्सरे की जो सीट होती है, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय टेप का मतलब आपने एटीएम्स कार्ड देखे हैं, उस कार्ड के ऊपर एक ब्लैक रंग की पट्टी सी होती है, उस पट्टी को चुंबकीय टेप बोलते हैं, उसके निर्माण में इसका उपयोग है वो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला, एक जो पॉलिस्टर
उसका एक प्रकार हमने पढ़ लिया। अब हम पॉलिएस्टर है उसके गुणधर्म देखते हैं। पॉलिएस्टर, पोली प्लस एस्टर व एक्रेलिक, पॉलिएस्टर व एक्रेलिक। अब देखो नाम से पता है पोली प्लस एस्टर, नाम से पता है कि पोली प्लस क्या है एस्टर। पोली का मतलब हमने अभी देखा था अनेक, पोली का मतलब अनेक, और एस्टर का मतलब हमने क्या देखा था, एस्टर का मतलब अनेक इकाई। तो पॉलिएस्टर उसका हम नाम लिख सकते हैं, एस्टर की अनेक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है, पॉलिएस्टर का निर्माण करती है। या एस्टर की अनेक इकाइयों की पुनरावृत्ति से जो बहुलक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर कहते हैं। अब एस्टर क्या होते हैं, एस्टर एक रासायनिक पदार्थ होता है जो फलों को गंध प्रदान करते हैं, फलों को गंध प्रदान करते हैं। तो फलों में गंध प्रदान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, एस्टर जो हैं वो कहलाते हैं। तो हमने एस्टर के पॉलिएस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब आता है पॉलिएस्टर के गुण। पॉलिएस्टर के गुणधर्म यह हम लिख सकते हैं, पॉलिएस्टर जो है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले है इनसे जो कपड़े निर्मित होते हैं, कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती है, सिलवटें नहीं पड़ती है। तो पॉलिएस्टर से निर्मित जो कपड़े होते हैं उसमें सिलवटें नहीं पड़ती है। सेकंड इसका आप ध्यान रखना है, इसका रेशा सपाट होता है तथा सरलता पूर्वक धुल जाता है। इसका रेशा सपाट होता है तथा सरलता पूर्वक धुल जाता है, यानी इनके रेशे को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। थर्ड इसका यदि उपयोग हम पढ़ें तो टेरिलीन एक लोकप्रिय प्लास्टिक है। क्या है, टेरिलीन एक लोकप्रिय प्लास्टिक है। लोकप्रिय प्लास्टिक है। तो इनके जो रेशे हैं उनको महीन बनाया जा सकता है, प्लास्टिक है अतः इनके रेशों को महीन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, यानी काफी बारीक जो है इनके रेशे हैं वो निर्मित किए जा सकते हैं, काफी बारीक। तो इस प्रकार हमने जो पॉलिएस्टर है उसके गुणधर्म जो हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला पॉइंट रहने वाला है वो पॉलिएस्टर के बारे में हमने देखा था, एस्टर की अनेक इकाइयां मिलकर पॉलिएस्टर का निर्माण करती है। अब ये जो पॉलिएस्टर है इसको निर्मित जो कपड़े हैं उसको मार्केट में है वो किस रूप में बेचा जाता है, तो उसके बारे में हम एक दो शब्द आपको प्रयुक्त करने हैं और उनके बारे में परीक्षा में लगभग जो है वो पूछ लिया जाता है, वो शब्द कौन से हैं, तो उसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलीकोट। क्या होता है, पॉलीकोट। सेकंड हमने पढ़ना है इसमें पॉलीवूल। क्या पढ़ना है, पॉलीवूल। और थर्ड इसमें पढ़ना है हमने टेरिकोट, टेरिकोट। अब पूछा जाता है कि भाई ये पॉलीकोट, पॉलीवूल और जो टेरिकोट वो हैं क्या, इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। जैसे क्वेश्चन आता है पॉलीकोट किन रेशों से निर्मित होते हैं, तो हम देखते हैं पॉली का मतलब पॉलिएस्टर, पॉली का मतलब क्या होगा, पॉलिएस्टर। और कोट का मतलब क्या होता है, कॉटन। क्या होगा, कॉटन।
या हम लिख सकते हैं कपास। तो पॉलिस्टर तो क्या है, संश्लेषित है। क्या है, संश्लेषित। और कॉटन या जो कपास है वो क्या है, प्राकृतिक। तो वर्तमान में जो कपड़े निर्मित होते हैं वो ना तो संश्लेषित होते हैं पूर्णतया और ना ही पूर्णतया प्राकृतिक होते हैं, उनका सम्मिलित रूप होता है। और उन सम्मिलित रूप के आधार पर इन्हें मार्केट में बेचा जाता है। जैसे पॉलीकोट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, अर्थात पॉलिस्टर और कपास से निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं, पॉलीकोट। उसके बाद में अगला आता है पॉलीवूल। तो पॉलीवूल होता है पॉलिस्टर और वूल का अर्थ होता है ऊन। ऊन क्या है, प्राकृतिक है, और पॉलिस्टर क्या है, संश्लेषित। तो ऊन और पॉलिस्टर से निर्मित जो वस्त्र हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीवूल। अगला हम देखते हैं इसमें टेरीकोट। टेरीकोट का मतलब टेरिलीन प्लस कॉटन। अब हमें पता है टेरिलीन क्या है, संश्लेषित रेशा, और कॉटन या कपास है वो प्राकृतिक रेशा। तो टेरिलीन और कॉटन से जो निर्मित रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरीकोट है, वो कहा जाता है या बोला जाता है। अब हमें ये पता है कि हम खासकर जो सर्दियाँ होती है उसमें ये जो स्वेटर है, शाल है, और जो ऊन से निर्मित या जो कंबल है उसका उपयोग करते हैं, वो वास्तव में जो प्राकृतिक ऊन है उनसे निर्मित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक ऊन, यदि प्राकृतिक ऊन से इनको निर्मित करना स्टार्ट कर दिया तो ये इसकी मात्रा एक तो वैसे ही कम है, और ये यदि प्राकृतिक रेशे हम खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो कॉस्टली होने के कारण हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अतः इनका सम्मिलित रूप है, उस रूप के आधार पर वर्तमान में जो है वो कपड़े मार्केट में दिखाई देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रेलिक। तो हम बोल सकते हैं अन्य प्रकार के रेशों से निर्मित जो कपड़े होते हैं उन्हें एक्रेलिक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्र क्या कहलाते हैं, एक्रेलिक। एक्रेलिक। जो संश्लेषित रेशे हैं उन संश्लेषित रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को हम क्या बोलते हैं, एक्रेलिक कहते हैं। और हमने अभी ये जाना कि प्राकृतिक स्रोत से जो ऊन प्राप्त होती है वो ऊन क्या होती है, महंगी होती है, और महंगी होने के कारण हम इसका उपयोग वो सरलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महंगी होगी तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्तमान में जो कपड़े बेचे जाते हैं वो किससे बेचे जाते हैं, एक्रेलिक जो रेशे आते हैं उनसे निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। क्यों? क्योंकि पहला इसका जो गुण है कि एक तो सस्ता होता है, ठीक है। सेकंड इसका गुण है ये विभिन्न रंगों में उपस्थित होता है, यानी इनकी अनेक रंगों की वैरायटी होती है जिसके अंदर ये एक्रेलिक उपस्थित होता है। और थर्ड इसका गुण आता है कि ये अधिक टिकाऊ होता है, यानी काफ़ी समय तक चलने वाला होता है। इसलिए हम वर्तमान में एक्रेलिक से निर्मित जो वस्त्र है उनका हम उपयोग जो है वो अधिक करते हैं। फिर अगला इसमें जो उपयोग आता है वो पॉइंट आता है संश्लेषित रेशों की कमियां। तो हमने इसके उपयोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों की कमियां। तो अगला हमारा पॉइंट होगा संश्लेषित रेशों की कमियां। तो संश्लेषित रेशे हैं उनमें अनेक कमियां होती है, तो उस कमियों को हम किस प्रकार से दूर जो है वो कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो संश्लेषित रेशे हैं, खासकर जो पॉलिस्टर अर्थात जो महिलाओं की जो साड़ियाँ होती हैं, अब वो साड़ी होती है वो किससे निर्मित होती है, पॉलिस्टर से निर्मित होती है। अब पॉलिस्टर में एक गुण होता है कि जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये आसानी से क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और आसानी से पिघल जाने के कारण ये क्या होगा, जैसे
हमने संश्लेषित या जो पॉलिस्टर से निर्मित वस्त्र जो है वो पहन रखे हैं, मान लो किसी कारणवश आग लग गई, उस स्थिति में संश्लेषित जो वस्त्र या जो पॉलिस्टर होते हैं वो हमारी जो आग के दौरान पिघलकर हमारी जो त्वचा होती है उस त्वचा के अंदर तक चले जाते हैं और व्यक्ति को काफ़ी हद तक ये जला भी सकते हैं। इसलिए एक कमी इसकी ये प्रमुख है कि इनकी जो निर्मित जो कपड़े हैं उनमें आग लगने के कारण ये व्यक्ति की जो त्वचा है उसके ऊपर चिपक जाते हैं और व्यक्ति को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इसी कमी को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः जो प्रयोगशालाएं होती है, खासकर जो प्रयोगशालाएं जहाँ पे प्रयोग होते हैं, तो प्रयोगशाला में और उसके साथ जो रसोई घर में खाना बनाते समय, रसोई घर में खाना बनाते समय इन रेसों का उपयोग नहीं किया जाता है। मान लो किसी कारणवश यदि आग लग जाए तो ये संबंधित व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इनका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। और अब हम अगला इसमें पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पेट्रो रसायन। क्या होगा? पेट्रो रसायन। एक छोटा सा टॉपिक है पेट्रो रसायन। अब ये पेट्रो रसायन है क्या? तो उस पेट्रो रसायन के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हमें इसमें ये जानना होगा कि जो संश्लेषित रेसे हैं उसको पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेसों, ध्यान से सुनना, संश्लेषित रेसों को पेट्रोलियम मूल के या पेट्रोलियम मूल से कच्चे पदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका निर्माण विविध प्रक्रमों से किया जाता है, विविध प्रक्रमों से किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम शॉर्ट में निष्कर्ष निकालते हैं या चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा टेरिलीन या डेक्रोन या जो पीएटी है उसके बारे में, उनका निर्माण कैसे होता है, इनका सामान्यतः उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था कि भाई जो पीएटी का उपयोग करने के साथ साथ जो पॉलिस्टर या जो एक्रेलिक होते हैं इनमें कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने इसमें जाना कि जो पॉलिस्टर है उनमें कौन कौन सी कमियां होती है जिसके कारण इनका सामान्यतः उपयोग है वो हानिकारक हो सकता है। और फोर्थ हमने पढ़ा था जो पेट्रो रसायन है उसके बारे में कि पेट्रो रसायन क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं।